हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे बच्चों की हाल है, सब मौज बहार है, कट रही है। हाँ जी सर, कट रही है। अपनी दसो, मेरी भी बढ़िया से। सर हम आज क्या करने वाले हैं? आज आप क्यों क्या 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 सर, आज हम करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एनपीओ। जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। एनपीओ शुरू करने वाले हैं और पूरा का पूरा एनपीओ रिवाइज करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्लियर है? क्या सर ये आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा? नो वे मेरे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे और ऑफ कोर्स 3 या 4 लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट में जल्दी से जल्दी खत्म कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके लिए अच्छी सी प्रैक्टिस कराना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना देरी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आ जाओ जी। जी मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ सर, एनपीओ की मीनिंग से। सर देखो, नाम है हमारा, एनपीओ का फुल नेम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। हम इसे एक नाम से और बुलाते हैं, नॉन या नॉट। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट, बात वही है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सर किसके लिए काम कर रहे हैं? किसी सोशल मोटिव को पूरा करने के लिए या कुछ सर्विस मोटिव को पूरा करने के लिए, टू द सोसाइटी, टू द मेंबर्स। इनका ये मोटिव है और ये उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। पर ऐसे बात थोड़ी ना समझ आती है सर। ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल मोटिव के लिए काम कर रही है, ऑफ कोर्स उसे एनपीओ बोलते हैं। बट ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सर बहुत सारी है। देखो, मैं ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आपने कभी नाम सुना होगा एनजीओ की, थोड़ी देर मेरी बात सुनना। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर एनपीओ। यही नहीं, और भी है एनपीओ, बट ये एनपीओ क्यों है? सर मान लो अपनी यमुना, अपनी गंगा, अपनी फॉरेस्ट, अपने टाइगर्स जो भी हैं, हमें रिवर साफ रखनी चाहिए, हमें यमुना साफ रखनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है, ये काम गवर्नमेंट का है, पर गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और मैंने कहा सर जी, गवर्नमेंट को छोड़ो, हम खुद से गंगा यमुना को साफ करेंगे। बात समझ आ रही? बिल्कुल बेसिक समझना। गंगा यमुना को साफ करेंगे। अब ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो मैंने सर जी ये काम करा गवर्नमेंट के बिहाफ पे और गवर्नमेंट से बोला सर आप हमें पैसा दो, आप हमें डोनेशन दो, आप हमें फंडिंग दो। तो अल्टीमेट काम मेरा नहीं है, पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया एक सोशल मोटिव को पूरा करने के लिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा मेंबर कौन है? गवर्नमेंट है। या फिर मैं बोलूं सर गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं ये काम कर रहा हूं, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है कि गवर्नमेंट से प्रॉफिट कमाऊंगा इस नाम पे। नहीं सर, मेरा ऑब्जेक्टिव है गंगा साफ होनी चाहिए, उसके लिए फंडिंग कहीं से थोड़ी बहुत आती रहे ताकि मैं उसकी कॉस्ट बियर कर सकूं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अगेन नॉन प्रॉफिट। ऐसे ही मान लो मैंने कहा हमारे एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा ग्राउंड नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो कुछ मेंबर, कुछ लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक प्लेग्राउंड बना दिया, एक हॉस्पिटल बना लिया, एक स्कूल बना लिया, खुद मिलकर। और बोला वहां पे जो भी खर्चे पानी होंगे, जो भी डॉक्टर, जो भी मेडिसिन, जो भी इक्विपमेंट आएंगे, उन सबका पैसा हम देंगे। अब क्या वो हॉस्पिटल प्राइवेटली काम करेगा? नहीं, वो हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि इसे हम बोलेंगे हमने बनाया है, दैट इज बाय द मेंबर, और हमारे लिए ही वो सर्विस देगा, हमें ही देगा, फॉर द मेंबर। तो एक बात बताओ, क्या मैं अपने आप से प्रॉफिट कमाऊंगा? जब मैंने ही उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया फॉर मी, कि मुझे ही सर्विस मिले, तो मैं अपने आप से प्रॉफिट कमाऊंगा क्या? नहीं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम एनपीओ बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डिस्कशन कर सकता हूं मैं, पर डिटेल में क्लास में अभी रिवीजन चल रहा है, तो मैंने हल्का सा एक आपका कंफ्यूजन दूर किया। एनपीओ मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, सर्विस मोटिव या सोशल मोटिव के लिए काम कर रही है। और हम इन्हें एक लाइन में बोलते हैं बेटा, बाय द मेंबर, बाय द मेंबर, फॉर द मेंबर। मेंबर के द्वारा बनाई गई हैं और मेंबर के लिए बनाई गई हैं। तो जब हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं, हमारे लिए ही काम कर रही हैं, तो हम अपने आप से तो प्रॉफिट ना जीना, हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो हमारा सोशल मोटिव हो गया, सर्विस मोटिव हो गया। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे एनपीओ। ठीक है जी, अब आते हैं आगे बच्चे। नाउ एनपीओ की अगर मैं बात करूं, हमें तो सर जी अकाउंटिंग करनी है। और एनपीओ के अकाउंट्स के नाम पे 3 मेन अकाउंट है बेटा, 3 मेन अकाउंट है। लिमिटेड अकाउंटिंग सीखनी है हमें, 3 मेन अकाउंट सीखने हैं, जिसमें से पहला अकाउंट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सीधे मुद्दे पे आता हूं,
पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी हाँ, एक एक पे डिस्कशन करते हैं। और थर्ड वन इज बैलेंस शीट। थर्ड वन इज बैलेंस शीट। होगा क्या, हमें तीनों बनाने हैं क्या सर? नहीं सर बच्चे, हमें एग्जाम में कोई एक देगा, या तो रिसीप्ट एंड पेमेंट देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगेगा, या हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे और रिसीप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट दे। अब हमें तीनों को आना चाहिए कि तीनों में क्या क्या बातें, आराम समझना, थोड़ा सा रिवीजन मोड में हो तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ डील करता जाऊंगा। सर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक चीज याद रखना, एक तो ट्रू फॉल्स आता है 2 नंबर का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या है, इसमें एनपीओ अपनी एक समरी फॉर्म में क्या बनाती है, कैश बुक, समरी बनाती है ऑफ कैश बुक। मतलब बेसिकली पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, एनपीओ के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। भाई कैश हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए एनपीओ बनाती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, विच इज कितना रिसीप्ट हुआ और कितना पे हुआ, चाहे वो कैश है चाहे वो बैंक बैलेंस है। तो बेसिकली इस अकाउंट में हम कैश बुक की तरह बनाते हैं, समरी रखते हैं कि भैया हमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। दो साइड होती है, एक होती है रिसीप्ट साइड जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि सर ये हमारी डेबिट साइड है, मतलब पैसा आएगा तो डेबिट और अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट, बोले तो पेमेंट साइड। तो दो साइड होती है, अभी फॉर्मेट बना के दिखा दूंगा, एक रिसीप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। मतलब पैसा जब जब आएगा तो डेबिट, पैसा जब जब जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। बट कुछ बातें ध्यान रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रू फॉल्स। बेटा एग्जाम में ट्रू फॉल्स बनता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट जब आप बनाओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बात नंबर पहली, ये अकाउंट हमारा किस नेचर का है, तो आप ऑलवेज याद रखोगे रियल अकाउंट है। तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सर ये हमारी रियल प्रॉपर्टी है कैश और बैंक, तो अगर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करोगे तो दिस इज अ रियल अकाउंट, यहां पे हम रियल में कैश और बैंक का हिसाब लगा रहे हैं। दूसरा, सर ये कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है, दिस इज कैश बेसिस। मतलब सर आपको जब आप यहाँ पे रिसीप्ट और पेमेंट लिखोगे, सुनते रहना मेरे बच्चों, आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होके, एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगे कि नहीं समझ आया या नहीं रिवाइज हुआ बोल देना, मैं सब कुछ रिवाइज कराऊंगा अच्छे से। ऑफ कोर्स डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, एनपीओ पे 8-9 क्लास लेता हूं, अब 8-9 क्लास का तो टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा रिवीजन मोड में पढ़ाऊंगा। दोबारा सुनो, मैंने बोला कैश बेसिस। क्यों सर, कैश बेसिस का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, आप पढ़ के आए हो, एक मर्केंटाइल एक्रुअल बेसिस और एक होती है कैश बेसिस। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस बनाया जाता है। मतलब हमें इस साल बनाना है पर हमें इस साल का हिसाब नहीं रखना। मेरे जेब में पैसा आया, मेरी जेब में पैसा आया, अब चाहे वो इस साल के लिए आया हो या पिछले साल का बकाया आया हो या अगले साल के लिए आया हो, कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो करंट ईयर की रिसीप्ट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, सारा डेबिट होगा। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। दैट मींस आपको कोई एक्यूरल करंट ईयर का हिसाब नहीं लगाना। इस साल जितना जितना पैसा आया वो सब डेबिट, जितना जितना गया वो सब क्रेडिट। क्लियर है? बट इसी का उल्टा अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दो साइड होती है। ये बेसिकली पीएनएल की कॉपी होती है, जैसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं पीएनएल अकाउंट टू फाइंड आउट आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमने क्या कमाया क्या गवाया। यहां भी एनपीओ बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, बस ये देखने के लिए कि उन्होंने जो कमाया उसमें से पैसा बचा है या कम पड़ा है, सरप्लस और डेफिशिट। क्लियर है? तो ये भी पीएनएल की तरह, इसकी भी दो साइड है मेरे बच्चे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ऑल एक्सपेंडिचर, खर्चे, रूल वही रहेगा अकाउंट्स का, सारे खर्चे किधर आएंगे, डेबिट साइड में। ऑल इनकम, सारी इनकम किधर आएंगी, क्रेडिट साइड में। अभी बनाना सीखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहां भी दो बातें याद रखनी है बेटा, अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो कसम खा लो दिस इज नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को, तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट।
और ये बनाया जाता है एक्यूरल बेसिस पे। किस पे? एक्यूरल बेसिस पे। बोले तो करंट ईयर वाली ही चीजें आएंगी, ना प्रीवियस ईयर वाली ना नेक्स्ट ईयर। इस पे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन लूंगा मैं आपके साथ, बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक्यूरल कॉन्सेप्ट को तो इस चैप्टर में घोल के पिला दूंगा। समझ आ रही है? आराम सुनना। तो मैंने आपको दो बेसिक बातें बताई सर, एनपीओ को दो अकाउंट बनाने, एक रिसीप्ट एंड पेमेंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ऑफ कोर्स। रिसीप्ट एंड पेमेंट में दो साइड है, अगेन डेबिट क्रेडिट। पैसा आया रिसीप्ट तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सर जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, रूल वही रहेगा, बस दो डिफरेंसेस याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट आर प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल बेसिस। फॉल्स, क्यों? क्योंकि कैश बेसिस पे सारे सालों का हिसाब रखूंगा मैं, कोई मतलब नहीं है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्यूरल मतलब सिर्फ करंट ईयर का हिसाब रखेंगे, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से मुझे लेना देना नहीं है, तभी तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का जन्म होगा। ठीक है सर। बैलेंस शीट के बारे में क्या ही कहना सर जी, दो चीज आएंगी इसमें भी, एक एसेट और एक लायबिलिटी। ऑफ कोर्स ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो इस पे मैं ज्यादा बातें करूंगा नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। होप सो आपको हल्का सा आइडिया मिल गया होगा अपना क्या क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अब मुद्दा उठाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट और इसको एक्स्ट्रा करते हैं, खत्म करते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आते हैं, मजा आएगा मेरे बच्चों। आओ अब थोड़ा सा रिसीप्ट एंड पेमेंट पे स्पेशली बात करता हूं, तो ध्यान सुनना। रिसीप्ट एंड पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे, अकाउंट का अगर फॉर्मेट बात करूं तो इसकी दो साइड होंगी, एक आपकी डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड। बोलो हाँ या ना? डेबिट साइड बोले तो सिंपल, यहां पे आएंगी रिसीप्ट, बेटा पर्टिकुलर नहीं लिखते हम, यहां प्रॉपर रिसीप्ट्स और यहां पे प्रॉपर पेमेंट्स। ठीक है जी। अब बिल्कुल कैश बुक की तरह बनेगा। तो नॉर्मली आप कहोगे सर जी आपकी शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस पीडी। जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का एंड बैंक का, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट से शुरुआत होगा, नो डाउट, बट अभी मैं मानता हूं पॉजिटिव है तो शुरुआत होगी यहां से। क्लियर है? उसके बाद जितनी भी रिसीप्ट आई है, ऑल रिसीप्ट, चाहे वो करंट ईयर से हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, एक लाइन और लिखूंगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। सर 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 ये क्या लिखा है आपने? ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ये कैपिटल नेचर क्या होता है? अरे रुको ना मेरे बच्चे, क्यों टेंशन लेना है? मैंने अभी बोला किसी भी तरीके की रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की आई हो, नेक्स्ट ईयर की, पैसा आया, हाय 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 सर, पैसा देखते ही उठा के डेबिट कर दो। ठीक है, ये टोटल आ गया, इस टोटल में से उठाओ और सेम सारी पेमेंट्स जितनी भी है वो यहां डाल दो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, सारी पेमेंट आप इधर डालो और जो बच गया उसे बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, जो भी कैश का और बैंक का बैंक बैलेंस आएगा, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, और ये यहां आएगा, ऑफ कोर्स टोटल लगाएंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ज्यादातर हमें ये क्वेश्चन देगा। मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पहले बताओ ये बात समझ आई सर, क्या क्या रिसिप्ट्स, क्या क्या पेमेंट, अभी इन पे बातें करनी है। पर ये बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट दो साइड की है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। जब पैसा आएगा तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट। बट अभी तो कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं किया, अभी तो जस्ट फॉर्मेट लिखा मैंने। क्लियर है? कैपिटल और रेवेन्यू सब आएंगी, कैपिटल और रेवेन्यू सारी जो जा रही है वो जाएंगी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर सब। क्लियर है? इसे एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनाते, कैश बेसिस बनाते हैं, और ये रियल अकाउंट है। बट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। इसका मतलब अगर मैं इसे एक्स्ट्रा करूं तो मैं कहता हूं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, आराम से देखना बेटा, ये है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान दे लो, खत्म हो जाएंगे आज के बाद आपकी कंफ्यूजन। एक है रिसीप्ट्स और एक है पेमेंट्स, एक है रिसीप्ट्स और एक है पेमेंट्स। मैंने कहा जो आपकी रिसीप्ट है उन्हें फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है रेवेन्यू रिसीप्ट
और एक है कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही पेमेंट की बात करें तो आपकी पेमेंट भी दो तरीके की है, एक है आपकी रेवेन्यू पेमेंट और एक है आपकी कैपिटल पेमेंट। आराम से सुनना तो आपको आधी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बेटा प्लीज सुनना, मुझे मौका देना बोलने का। सर आप ही तो बोलोगे, हम तो बोल ही नहीं सकते, तो कमेंट वमेंट छोड़ दो, ठीक है। सर जी नेगेटिविटी छोड़ दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सर ऐसा नहीं करा, सर रिवीजन नहीं करा रहे, सर डिटेल में पढ़ा रहे हो, बहुत कमेंट करते हैं यार नालायक, ठीक है। मैंने देखा है डिटेल करा दो तो बच्चा कहता है रिवीजन में पढ़ाओ, रिवीजन करा दो तो बच्चा कहता है डिटेल में। पर एक ना एक बच्चा तो कहीं ना कहीं होता है, पर मैं चाहता हूं मेरा सारा बच्चा खुश हो, तो बच्चे पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो, ठीक है। आओ अब मैं कह रहा हूं, आराम सुनना प्लीज, मुझे अगले 5 से 10 मिनट दे दो। आपका ऑलरेडी रिसीप्ट एंड पेमेंट का काम खत्म, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का बेस खत्म। सुनो, हम कहते हैं जब भी यहां रिसीप्ट आएंगी तो हम रिसीप्ट दो तरीके की बात करेंगे, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। ऐसे पेमेंट भी दो तरीके की, रेवेन्यू और कैपिटल। अब क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं, ये पहले रिसीप्ट की बात करूं, तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, आराम सुनना, क्योंकि जब समझ आएंगी तो उनका ट्रीटमेंट समझ आएगा। हम कहते हैं जनरली वो रिसीप्ट, वो रिसीप्ट सर, वो रिसीप्ट जो नॉर्मली, देखो बच्चा क्या बोलता है, अगर बच्चे से पूछोगे या टीचर समझाने के लिए क्या बोल देता है, रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब वो रिसीप्ट जो रेगुलर और नॉन रेगुलर, रेगुलर मतलब रेवेन्यू और नॉन रेगुलर मतलब कैपिटल। बट यार ये बचपन में 11th 12th में चलता था, अभी आप सीए वाले बच्चे हो, ये रेगुलर नॉन रेगुलर ये सेकेंडरी पॉइंट है, प्राइमरी पॉइंट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, पर इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मेरा अलग है। अब मेरा क्या है एक्सप्लेनेशन, वो ये है कि जब भी आपको सामने से कोई पैसा दे तो भाई उस पैसे से ये पूछो, जब कोई पैसा दे तो ये पूछो नॉर्मली पहली चीज कि क्या ये पैसा किसी पर्पस के लिए आया है। मान लो आपने मुझे पैसा दिया और आपने अपनी फीस दी, वट एवर, ऑनलाइन ऑफलाइन कैश वगैरह जैसे दी, आपकी फीस आई और फीस रखते ही मेरे हाथ में आपने बोला सर सर, मैंने कहा इस पैसे का ये करा देना, इस पैसे को पार्टी करवा देना, इस पैसे से मौज करवा देना। तो बेटा वो पैसा विदाउट पर्पस आया या विद पर्पस आया? विद। तो अगर कोई पैसा, कोई रिसीप्ट विद पर्पस आई है, विद पर्पस, और ऑफ कोर्स ये नॉन रेगुलर नेचर की है, कौन से की है? नॉन रेगुलर, तो सर हम उस रिसीप्ट को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या फर्क पड़ता है? सुनना मेरी बात, अभी सुनना। और अगर आपने बोला पैसा दिया और मैंने कहा सर ये फीस आपने दी मेरे हाथ में, और आपने बोला सर लो रखो फीस, जो करना है जैसे करना है आपकी चॉइस, आपने कुछ नहीं बोला कि इस पैसे का कहाँ यूज करना है। जैसे कि मान लो आप मंदिर में जाते हो, किसी मंदिर में डोनेशन बॉक्स देखते हो, हाँ जी सर। अब मान लो दो तरीके की डोनेशन बॉक्स है, एक डोनेशन लिखा हुआ है खाली और एक लिखा है डोनेशन फॉर कैंसर। अब अगर मैंने पैसा डोनेशन वाले बॉक्स में डाला, दिस इज विदाउट पर्पस, वो किसी भी पर्पस में उस डोनेशन को यूज करे वो उनकी मर्जी। और अगर मैंने डोनेशन फॉर कैंसर वाले बॉक्स में डाला, इसका मतलब वो किसी भी पर्पस में नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कैंसर वाले पर्पस। तो दैट इज कैंसर वाला पर्पस इज स्पेसिफिक, और रेवेन्यू मतलब सर जो नॉन स्पेसिफिक है, विद जनरल पर्पस, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। या मैं बोलूं अगर पर्पस नहीं समझ आ रहा तो आप ये बोलोगे विदाउट एनी पर्पस है, या फिर वो रेगुलर नेचर की है, इसे भी कंसीडर करते हैं कि या फिर वो रेगुलर है। अगर कोई ऐसी रिसिप्ट है तो वो आपकी नॉर्मली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, क्योंकि वो आपकी इनकम है सर, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ट्रीट होती है। बात समझ आ रही है? और अगर आपकी कैपिटल रिसीप्ट है, मतलब आपने पैसा दिया और कहा कि सर जी पार्टी करा देना, तो मेरे सर पे सरदर्दी है। आपने पैसा दिया और बोला कैंसर के इलाज में खर्च करना, तो वो मेरे लिए एक लड़ी की सरदर्दी है, वो मेरी इनकम बन जाएगी क्या? मैं जो मर्जी करना चाहूं ना जीना, तो उस पैसे को अपन ट्रीट करते हैं एज अ लाइबिलिटी, और ये जाती है मेरी बैलेंस शीट में, कहां पे? लाइबिलिटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बाइफरकेट करना कि जब भी रिसीप्ट आएंगी तो वो दो तरीके की होंगी, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट में टेंशन नहीं है, वहां तो आन दो,
लेकिन उसी से तो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है ना आगे जाके, तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी रेवेन्यू और कौन सी कैपिटल। अभी एग्जांपल भी पढ़ाऊंगा मैं। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब जो विदाउट पर्पस आई है, दैट इज मैं जैसे मर्जी यूज करना है, विच इज माई इनकम, प्योर इनकम। और कैपिटल रिसीट मतलब इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स माई लाइबिलिटी, कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो डोनेशन है जनरल, डोनेशन है जनरल, तो वो मेरी रेवेन्यू है। लेकिन आपने लिखा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, कि लोगों ने डोनेशन दिया है कि टूर्नामेंट करा दो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट समथिंग, कुछ भी, कैपिटल है। सर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट आई, गवर्नमेंट से क्या आई है, ग्रांट या सब्सिडी, विदाउट एनी पर्पस, बस पैसा दिया गवर्नमेंट ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लो ग्रांट ले लो और करो अच्छा, अपने किसी भी पर्पस में यूज करो, जो भी आपका पर्पस है उसमें यूज करो, दैट इज रेवेन्यू। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है कि सर जी ऐसा है ये वाला काम कर देना, फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, कैपिटल। अच्छा, अब कुछ मैं नॉर्मल लिखता हूं। सर हमारी सब्सक्रिप्शन आएगी आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंबर बने रहने के लिए आपको हर साल हमें एनुअली, मंथली, क्वार्टरली कुछ पैसा देना पड़ेगा एज अ मेंबरशिप फीस। अब वो मेंबरशिप फीस के आप साथ में इफ एंड बट नहीं लगा सकते कि हम मेंबर का पैसा दे रहे हैं इसको यहां, इसको लग, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहे जहां यूज करना चाहे कर सकती है, दिस इज प्योर इनकम। बोलो हाँ है ना। लेकिन एक आती है लेगेसी। जनरली हम लेगेसी मतलब किसी पर्सन ने अपनी विल में, अपनी जायदाद, अपनी अपनी अटॉर्नी में लिख दिया कि उसकी प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनाइजेशन को दान में चली जाए। तो जनरली हम ये मानते हैं कि वो जब अटॉर्नी में लिखेगा तो वो ये भी बताएगा कि इस प्रॉपर्टी का उसे क्या यूज करवाना है उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर तो जनरली वो पैसा हमारे लिए लेगेसी, एक तो नॉन रेगुलर होता है, हर किसी के नालायक बच्चे नहीं होते, तो वो अपने दान में देना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उस केस में सर ये नॉन रेगुलर है और जनरली विद पर्पस होती है, तो हम उसे लेगेसी ट्रीट करते हैं। कहां पर, कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि ये रेवेन्यू है, मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, तो वो हमारी कहां जाएगी, सर जी रिसीट में। ऐसे ही अगर आप सुनाओ आपने एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस या इसे बोलेंगे एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, तो बेटा ये क्या हो गई, एक तरह की रेवेन्यू हो गई। क्वेश्चन कुछ ना बोले अपन रेवेन्यू मानेंगे, वैसे इस पर डिस्प्यूट है, कुछ लोग कैपिटल भी बोलते हैं। देखो हमारे लिए रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, रेगुलर बेस पे पैसा आता है, और हमारा जब मेंबर नया नया एडमिट होता है तो उसे एक टाइम, वन टाइम मेंबरशिप एडमिशन फीस देनी पड़ती है। दिस इज विदाउट एनी पर्पस, बस देनी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से जहां यूज करना चाहे कर सकती है, और रेगुलर नेचर के मेंबर आते ही रहते हैं, तो हमारे लिए रेवेन्यू। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं भैया, हम तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 6 महीने साल में कभी कोई नया मेंबर आता है तो हमें ये मेंबरशिप फीस मिलती है, तो हमारे लिए कैपिटल। बट क्वेश्चन कुछ ना बोले, हम इसे रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। बट वहीं अगर लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा पूरी जिंदगी में, मैंने कहा एक बार में फीस दे दो, बात खत्म, पूरी लाइफ मेंबर रहोगे, एक बार में पे कर दो, तो ये तो रेगुलर नहीं है, ये तो फिर वो लाइफ में एक बार देगा, और हमारे लिए भी ऐसे हर कोई नहीं देगा, तो दिस इज कैपिटल। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे जिससे आपको ये आइडिया मिल गया कि ये सारी रिसीप्ट आएंगी तो कहां पे, रिसीप्ट में। बट जब मैं रिसीप्ट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो मुझे पता होगा कि इसमें से कौन सी रिसीप्ट मेरी इनकम बनेगी और कौन सी रिसीप्ट मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी। नाउ इधर आ जाओ, पेमेंट्स। बेटा पेमेंट भी दो तरीके की, पर यहां था पर्पस, यहां लफड़ा क्या था, पर्पस, कि जो पैसा आया है उसका क्या पर्पस है। और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम किसी को जब पैसा देते हैं तो बदले में हम उससे कुछ लेते हैं, दिस इज बेनिफिट, कि हमें जो उससे बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो हमें सामने से सामान देगा, चाहे वो हमें सामने से सर्विस देगा, अगर उसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर में खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर निपट जाएगा, तो वो पेमेंट बनेगी रेवेन्यू नेचर की। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, क्या वो मेरी जिंदगी भर काम करेगा, नहीं, कुछ 1 महीने 2 महीने काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1 महीने का, कोई मैंने मान लो कोई सिंपल सी कोई छोटी सी चीज खरीदी, स्टेशनरी आइटम खरीदा, आपने खरीदा, कितने दिन, जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा, 2-4 महीने में पेन खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जो आइटम्स हैं, दीज आर ऑलरेडी पेमेंट्स, कौन से, रेवेन्यू। बट आपने बोला ऐसी कोई पेमेंट जिससे जो चीज आ रही है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से
ज्यादा है। जैसे कि मैंने एसी खरीदा, 1 साल नहीं चलेगा, 5-6 साल। मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, तो सर इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, दैट इज कैपिटल। ऑफ क्या होगा, नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो ये 1 साल है रेवेन्यू वाले, 1 साल के अंदर अंदर खत्म, तो ये रेगुलर हो जाएंगे एक तरह के, क्योंकि रोज हर साल मुझे जरूरत पड़ेगी। कैपिटल 4-5 साल चलेगा तो नॉन रेगुलर, तो इसे रेगुलर नॉन रेगुलर भी बोल देते हैं। बट हमारे लिए ट्रीटमेंट क्या है सर, जितनी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, पेमेंट है, उन्हें हम बोलते हैं दीज आर एक्सपेंसेस। ये जाते हैं एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमारे एक्सपेंडिचर बनते हैं। ओ, और बेटा जो कैपिटल नेचर की पेमेंट है, ये हमारे लिए खर्चा नहीं है, ये हमारी एसेट्स हैं। ओ, तो ये जाते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर, आपने कोई मशीन खरीदी है, आपने बिल्डिंग खरीदी है, आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने बुक्स खरीदी हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट बोले तो जैसे लाइटिंग वगैरह खरीदी है, रोलर मशीन खरीदी है, बोलो है ना, मूविंग मशीन खरीदी है, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट करा है 1 साल से ज्यादा के लिए, इन्वेस्टमेंट, ये सब यहां जाएंगी कैपिटल। पर अगर आप बोलो मैंने कोई एग्जांपल के लिए सैलरी पे करी है, मैंने कोई रेंट पे किया है, मैंने कोई ऑनोरेरियम पे किया है, ऑनोरेरियम मतलब किसी सम्मान में, ऑनर मतलब कोई हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आया, हमने कहा भाई हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आ जाओ, टूर्नामेंट है और आपको आने में 2-4 घंटे टाइम देने हैं, और 2-4 घंटों में हम आपको चीफ गेस्ट के रूप में पैसा देंगे। तो भैया ये पैसा क्या वो जिंदगी भर के लिए हमारे लिए बंद है? नहीं सर, तो ये छोटा मोटा खर्चा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, तो ये सारे खर्चे क्या हैं अपने नॉर्मल खर्चे एटसेट्रा। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। मजा आया? बोलो, कमेंट करो जल्दी से फटाक से, मजा आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 तरीके की रिसिप्ट हो गई, एक रेवेन्यू कैपिटल, एक पेमेंट हो गई रेवेन्यू कैपिटल। अब मैं अगर इसे समराइज करूं तो बताओ जल्दी से, समराइज करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 चीजें आएंगी, ऑल रिसिप्ट आएंगी और बेटा ऑल पेमेंट्स। बोलो हाँ या ना? अब जब आप बोलोगे ऑल पेमेंट तो रिसीप्ट 2 तरीके की हो गई, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ऐसे ही पेमेंट भी 2 तरीके की हो गई, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट, रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। अब होगा क्या सर, कसम खा लो, जो आपके रेवेन्यू नेचर की हैं ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे एज अ इनकम। बोलो हाँ है ना? जो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे एज अ एक्सपेंडिचर। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गए। जी हाँ, जो कैपिटल रिसीप्ट है वो आपके लिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनेगी। बोलो हाँ है ना? क्योंकि आपको ये पर्पस पूरा करना पड़ेगा। और कैपिटल पेमेंट आपको फायदा देंगी तो बैलेंस शीट में एसेट बनेगी। तो इन दोनों से आपकी बैलेंस शीट का टाइम पूरा, इन दोनों से आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने बड़े आराम से डाल दिया। बोलो मजा आया? बोलो 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 हाँ सर बिल्कुल। पर क्या बात खत्म हो गई? काश इतनी बात होती तो क्या बात होती। हाँ सर, आय हाय हाय, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि ठीक है रेवेन्यू कैपिटल तो समझ आया, बट यहाँ पर एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर, जल्दी बताओ। आप बताओगे और हमें समझ ना आएगा। सर ये जो अकाउंट बनता है ना, ये बनता है कैश बेसिस पे। मतलब सर, मतलब जब आप यहाँ पे रिसिप्ट का हिसाब लगाते हो तो आप कहते हो चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, सारी रिसिप्ट चाहे वो रेवेन्यू है कैपिटल है। ऐसे ही जब पेमेंट बोलोगे तो आप बोलोगे करंट ईयर की पेमेंट, प्रीवियस ईयर की पेमेंट, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट, सारी पेमेंट। पर क्या सारी रिसिप्ट इनकम बन जाएंगी? क्या सारी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या इनकम बन जाएंगी? सर इनकम तो है, पर ये एक्यूरल बेसिस के हिसाब से जिस साल की जिससे बिलोंग कर रही है, करंट ईयर की करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट ईयर में। मतलब
आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम एडजस्टमेंट करके करंट ईयर के खर्चे ही लिखने पड़ेंगे। तो यहां से कहानी शुरू होगी किसकी? एडजस्टमेंट। रेवेन्यू कैपिटल हमने सीख लिया और क्वेश्चन करेंगे, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां एडजस्टमेंट आपको सीखनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट क्यों सीखनी है? क्योंकि हमें कैश बेसिस से तोड़ के क्या निकालना है? अपना एक्यूरल। सारी रिसीप्ट में से हमें सिर्फ करंट ईयर वाली चाहिए, तो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हटाओ, सीधा एक्यूरल में एक ही लाइन बोलूंगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हटाओ और करंट ईयर को छोड़ो मत। ठीक है सर, तो शुरू करें मेरे बच्चे एडजस्टमेंट। आ जाओ। एडजस्टमेंट से पहले अगर मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं मैं, ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन है, वैसे मेरा मन नहीं है पर आपके मैंने डाला हुआ है तो मैं ऐसे यही डिस्कस कर देता हूं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जनरल सा क्वेश्चन है, जरा बनवाओ मेरे साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट। कह रहा स्वराज क्लब है हमारा और इसकी ना रिसिप्ट दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31/5/2021 की। क्या क्या दिया है जल्दी बताओ, खुद पहचानना है इसमें से कौन सी रिसिप्ट है कौन सी पेमेंट है। बस आप धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो चुके हो तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं। सबसे पहले एंट्रेंस फी। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है तो अपने को लफड़ा नहीं है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, सीधा उठा के रिसिप्ट डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड। बताओ एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी? सर जी डेबिट में, ऐसे लिखता हूँ, यहां लिख देता हूँ, बताओ ये लो। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गई? एंट्रेंस फीस। बताओ एंट्रेंस फीस कितनी आ गई? 300। जी हाँ। फिर मेंबरशिप फीस को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, तो ये भी हमारी रिसिप्ट है, लो जी यहां लिख दी मैंने मेंबरशिप फीस। बताओ कितनी? 3000। ठीक है। डोनेशन आई है भाई, कोई भी डोनेशन हो, रेवेन्यू हो कैपिटल, अभी तो रिसिप्ट हो रही है, पैसा आया, डोनेशन। बताओ कितने की डोनेशन है? पवेलियन के लिए आई है, वैसे याद रखना क्लब पवेलियन के लिए। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा होता तो ये मेरी इनकम नहीं बनती, ये मेरी लाइबिलिटी बनती, क्योंकि कैपिटल नेचर की विद पर्पस आई है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अभी डोनेशन फॉर पवेलियन आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा आया, कितना पैसा आया? 10,000। ठीक है सर। फूड स्टफ की सेल करी है आपने, अपना कुछ है ना पार्ट, मतलब अब सबको आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह बेचे, कह रहे खाओ पियो एंजॉय करो। सर 1200 रुपए के बेचे, पैसा आया। फूड स्टफ सेल, सेल मतलब पैसा आया। ठीक है, अब आ जाओ खर्चे, यहां से शुरू हो गए। सैलरी और वेजेस, अब ये हमें आए थोड़ी ना होंगे, हमने एम्प्लॉय को पे करेंगे, तो यहां से पेमेंट शुरू हो गई बाय सैलरी एंड वेजेस। बताओ कितना है? 1200। अगला बोलो सर हमने परचेज भी करा था, बेचा है तो खरीदा भी तो होगा, तो परचेज इधर आ जाएगा भाई, ये रही रिसीप्ट्स और ये रही पेमेंट। ट्रेडिंग नहीं है ये, ट्रेडिंग नहीं है, तो बाय परचेज। फूड, बताओ कितना फूड है? ये हमारा 800। कंस्ट्रक्शन कराया था, पैसा गया होगा, कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, याद रखना ये पवेलियन हमें 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो दिस इज कैपिटल पेमेंट, ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, पवेलियन हमारी लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, बताओ कितने का? 11,000 का, और अभी तो पेमेंट हुई है। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 600, रेंट है हमारा 400, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय रेंट एंड टैक्सेस, और बाय सर जी एक साथ बैंक चार्जेस। 3 खर्चे हैं बैक टू बैक, लिख दो फटाक से। जनरल एक्सपेंस कितना है? 600, रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 400, और बेटा बैंक चार्जेस कितना है? 160। क्लियर है? आपको 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश नहीं सॉरी, कैश इन हैंड 1 अप्रैल का दिया है, 31 मार्च का दिया है, तो यहां जाएगा टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी में थोड़ी जगह मैंने कम बचाई है, 200 और 400, मैं सीधा लिख दे रहा हूं 600। 200 प्लस 400, कैश प्लस बैंक। ठीक है, इधर बैंक बैलेंस किधर है? तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बताओ एक साथ में बताना, 400 रुपए नहीं सॉरी 350 और 590। 350 का कैश, 590 का बैंक, 300 और 500 800, 850, 940 रुपए। क्लियर है? बस, बाकी कुछ है नहीं, टोटल लगाओगे अपने आप ये मैच करेगा, अगर मैच ना करे तो मिसलेनियस रिसीप्ट या मिसलेनियस पेमेंट में डाल देना।
भाई, क्योंकि सारी रिसिप्ट, सारी पेमेंट हो चुकी है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो चुका है, तो अपने आप जो डेबिट बचेगा उसे अगर वैसे तो बचेगा ही नहीं, पर अगर बचता भी है तो मिसलेनियस रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मैंने एक छोटा सा ऐसी प्रैक्टिस करा दी आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनना है। अगर यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होते तो बताओ क्या होता सर, हमारी एंट्रेंस फीस इनकम में जाती, मेंबरशिप फीस इनकम में जाती, डोनेशन बैलेंस शीट में जाती क्योंकि ये लाइबिलिटी हो जाती, सर जी फूड स्टफ सेल हमारी इनकम बनती, ठीक है, सैलरी खर्चा परचेस ये ऑफ कोर्स इसमें से माइनस होता, नेट प्रॉफिट आता, ठीक है, फूड स्टफ की सेल और परचेज माइनस करता तो नेट प्रॉफिट लिखता अपना कितना 400 रुपए का, तो 400 रुपए की इनकम आती। कंस्ट्रक्शन पवेलियन बैलेंस शीट में जाता मेरी एसेट रूप में, जनरल एक्सपेंस खर्चा, रेंट खर्चा, बैंक बैलेंस खर्चा, बैलेंस सीडी मेरी क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता, ओपनिंग बैलेंस सीडी मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता। डन जी डन, ठीक है, ओके जी ओके, वापस आ जाओ, हाँ सर बिल्कुल आ जाओ। तो हम वापस आते हैं और शुरू करते हैं मेरे बच्चे क्या, एडजस्टमेंट। आओ आज एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन वोश्चन फिर कल से स्टार्ट करेंगे। अब मेरे सामने एडजस्टमेंट कितनी है देखो, अगर मैं बात करूं तो टोटल हमें जो एडजस्टमेंट पढ़नी है वो 4 है तो बहुत सारी, पर मैं आपको 4 या मैं बोलूं 5 एडजस्टमेंट आपको पढ़ा के चलूंगा, बस खत्म हो जाएगा पूरा एनपीओ। सबसे पहली कंज्यूमेबल आइटम्स, इनके बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं कंज्यूमेबल आइटम और इनका ट्रीटमेंट क्या है। दूसरा हमारा फंड बेस अकाउंटिंग, इंडोनमेंट फंड बोल दो आप या फंड बेस अकाउंटिंग बोलो, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। फिर अपनी कुछ मिसलेनियस आएंगी, मिसलेनियस बोले तो सर जी आपकी हो जाएंगी कुछ सैलरी वगैरह हो गई, रेंट वगैरह हो गई, एटसेट्रा, जो भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आएंगी उन सब की बात करेंगे। और पांचवें पे आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाकी एक प्रॉफिट लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, वो क्वेश्चन के साथ में करेंगे। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन संभाल लिया तो काम खत्म, बाकी सब पे टाइम नहीं लगने वाला। सब्सक्रिप्शन को मैं आज डिस्कस भी नहीं करूंगा, इसे करेंगे डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, आराम से सेपरेट पार्ट में क्वेश्चन के साथ में करेंगे। आज ये तीनों खत्म कर देंगे, आ जाओ चलो जल्दी जल्दी उठाते हैं। सबसे पहले कंज्यूमेबल आइटम, सर कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं, देखो कहता है वो आइटम्स जिन्हें आप रेगुलर यूज है, जिनका आपका रेगुलर यूजेस है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत ज्यादा रेगुलर यूज है और आप इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करते हो। कंज्यूम मतलब बिजनेस में, सब सर्विसेज में, कहीं भी जहां भी आप इनको ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका काम करती है वहां जल्दी जल्दी इनकी खपत होती है, कंज्यूम्ड होती है, खा लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है तो आपके लिए जो मेडिसिन हैं, आपके लिए जो इंजेक्शंस हैं, ये आपके कंज्यूमेबल आइटम है। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके लिए सर जी बैट, आपके लिए बॉल्स बोलो हाँ है ना, या कोई भी और स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल, वो सब वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, कंज्यूमेबल। अब सोचो ना, जैसे मैच होता है तो मैच में जो बॉल होती है वो हमेशा अलग से स्टॉक में रखी जाती है, क्यों, क्योंकि रेगुलर यूज है ना। बॉल खो जाएगी तो उस टाइम नई बॉल खरीदने जाएंगे क्या, नहीं, हम हमेशा एक्स्ट्रा रखेंगे। सर अगर मेरा कोई रिलेटेड टू एजुकेशन या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है तो स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम वगैरह ये सब हमारे लिए क्या है, ऑलवेज रेगुलर चीज है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मेरे बच्चे आराम से बताओ, मुझे इस साल लगता है, मान लो ये पेन है मेरा, मैं इसको बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ, ये मान लो वैसे तो डिजिटल पेन है पर मैं कहता हूँ धीरे धीरे ये खराब हो जाता है और मुझे हर 2 महीने 3 महीने में इसका एक्स्ट्रा निब वगैरह या इसको एक्स्ट्रा मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, कंज्यूमेबल है। या मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ तो मेरे लिए मेडिसिन इज अ कंज्यूमेबल आइटम्स। नाउ अब मुझे बताओ, मुझे अगर लगता है कि अगले 3 महीने 4 महीने में मेरे को 10,000 मेडिसिन की जरूरत पड़ने वाली है, तो जब मैं इन्हें खरीदने जाऊंगा, परचेज ऑर्डर मारूंगा, तो क्या लगता है मैं 10,000 ही खरीदूंगा जितनी जरूरत है, या थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद के चलूंगा? ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी में अगर ये खत्म हो गया तो पेशेंट लेटा हुआ है और इंजेक्शन खत्म,
तो मैं क्या बोलूंगा स्टाफ को कि जब भाग के इंजेक्शन लेके आओ? नहीं सर, हमारे स्टॉक में होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आएगा तब तक ये चल बसेगा ना मेरे बच्चे। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा इसे खरीदते हैं, परचेज करते हैं अपनी कैपेसिटी, अपने कंजम्पशन से थोड़ा सा ज्यादा। अब यही पंगा है, यही पंगा है। क्या पंगा है सर? मैं कहता हूं, मान लो आपके पास साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 और खत्म हुआ 31 मार्च 2025। आपके पास ओपनिंग में, मान लो ओपनिंग में आपके पास मेडिसिन स्टॉक था, ओपनिंग में स्टॉक था 20,000 रुपए का। 20,000 की मेडिसिन आपके पास पड़ी थी, ठीक है। आपने पूरे साल में मेडिसिन खरीदी, परचेज करी, मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन आपने खरीदी मान लो 1 लाख की। कितने की मेडिसिन खरीदी? 1 लाख की। और साल खत्म होते होते आपके क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा है कितने का? 30,000 रुपए के मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब पॉइंट ये है कि आपने इतना खरीदा, इतने की आपने मान लो पेमेंट करी है, तो ये पेमेंट आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रही होगी। और ऑफ कोर्स ये रेगुलर पेमेंट है, क्योंकि मेडिसिन का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा नहीं है, रेवेन्यू पेमेंट है, ये खर्चे में जानी चाहिए। पर आपको नहीं लगता यहां दिक्कत है कि मैंने अगर 1 लाख बोला कि 1 लाख खरीदा, 1 लाख खर्चे में, मैंने कहा 1 लाख मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्योंकि 1 लाख मैंने खरीदा। तो आपको नहीं लगता ये बात गलत है? क्यों? क्योंकि मुझे बताओ सर, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि भले ही मैंने खरीदा 1 लाख है, पर इस पूरे साल में मैंने कंज्यूम, एक्चुअली में मेडिसिन खाई कितनी, कंज्यूम्ड कितनी करी? दिस इज कंजम्पशन। कितनी कंज्यूम्ड करी है बताओ, कंजम्पशन कितना हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल बोलोगे सर आ जाओ हिसाब लगा लेते, लगाओ मेरे साथ हिसाब, फॉर्मूले छोड़ो ना, सीधा हिसाब लगाओ। ओपनिंग में कितना था? 20। सोचो, फील करो, ओपनिंग में फील करो, इमेजिन करो 20,000 का स्टॉक पड़ा है, 20,000 था, 1 लाख और खरीद लिया, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया? 1 लाख। एक 20,000 था, 1 लाख और खरीद लिया, 20 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 हो गया, जिसमें से 30 तो अभी भी पड़ा है। तो एक्चुअल में कंज्यूम कितना हुआ सर? ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज, दिस इज टोटल। ये आ गया टोटल कि ओपनिंग और परचेज मिला के ये पूरे साल का टोटल स्टॉक है, माइनस जिसमें से अभी पड़ा है, जिसे शायद मैं अगले साल यूज करूंगा। तो अगले साल देखना ना, अभी हटाओ। तो इस साल एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ? 20,000 ओपनिंग में, 1 लाख आपने खरीदा, माइनस 30,000 अभी भी बचा है, तो एक्चुअल में जो कंज्यूम हुआ वो हुआ 90,000। कितना कंज्यूम हुआ? 90,000 मेरे बच्चे। अब मैं ये बताओ, मैं अपने खर्चे में कितना डालूं? जब मेरे को आप बोलोगे ना एक्सपेंडिचर बनाओ, तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, मैं एक्सपेंडिचर में 1 लाख डालूं जो मैंने खरीदा, या जो मैंने एक्चुअल में करंट ईयर में कंज्यूम किया? द आंसर इज एक्चुअल में करंट ईयर में कंज्यूम किया, विच इज 90,000। दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट कि क्वेश्चन आपको परचेज देगा और अपने को क्या चाहिए होगा? कंजम्पशन। हमने पेमेंट परचेज के नाम पे करी है, पर जरूरी नहीं है पेमेंट, हमें जरूरी है कि हमने उसमें से इस साल कितना, करंट ईयर में एक्यूरेट बेसिस पे कितना कंज्यूम किया। क्लियर है? सिंपल। तो फॉर्मूला क्लियर है? जल्दी बोलो क्या, कि अगर कंज्यूम निकालना हो तो कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? जितना भी ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मान लो आपने कोई सामान ऐसा हो जो आपने यूज नहीं करा, आपने बेच दिया, सेल, आपने क्या कर दिया? सेल। तो उस सेल ऑफ स्टॉक को भी, जो भी सेल ऑफ मटेरियल है, उसे भी, उसकी बुक वैल्यू भी आप माइनस कर दोगे। क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी तो आपने कंज्यूम नहीं किया ना, तो आपने जब बेचा होगा तो आपको उसका पैसा मिला होगा। इस बात को छोड़ना भी, नॉर्मली प्रॉपर फॉर्मूला ये है कि सर आपका ये आएगा कंज्यूम्ड, और जो कंज्यूम्ड है ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो बात तो इतनी सी है, पर काश इतनी होती। इंस्टीट्यूट हमारा क्या कहेगा? कहेगा भाई ये ले ले, ये तो नॉर्मली नील ही देगा, तो अभी ज्यादा इसके बारे में सोचो मत, मैं हटा भी दूंगा बाद में। क्लोजिंग स्टॉक भी दे देगा, पर ये मिसिंग करेगा, कहेगा परचेज हम नहीं बताएंगे, आप खुद निकालो। एक लफड़ा और आ गया, परचेज निकालना पड़ेगा। परचेज कैसे निकालेंगे बेटा? परचेज अगर निकालना है तो 2 तरीके की होती है, एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। अब कैश परचेज तो बेटा कसम खा लो, अगर क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है तो पक्की बात है कैश परचेज के नाम पे मैंने पेमेंट करी होगी,
सीधी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। कैश परचेज का मतलब क्या, खरीदते ही मैंने पेमेंट करी होगी, तो जब पेमेंट करी होगी तो सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में नजर आ रहा होगा। तो अगर पेमेंट में नजर आ रही है कैश परचेज तो वहां से उठा लो, और अगर नहीं है तो अज्यूम कर लो जीरो, अज्यूम कर लो जीरो इफ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है तो जीरो मान लो, नहीं है जीरो मान लो, क्वेश्चन के साथ मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्रेडिट परचेज आपको निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकलेगी, इसका भी एक फॉर्मूला है, आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या, फिर मैं एक बार पूरा रिकंसाइल करूंगा, ठीक है, आराम सुनना। वो क्या कहता है, कहता है सर जी देखो, हमें क्रेडिट परचेज तो नहीं पता, पर हमें यह पता है कि क्रेडिट परचेज से बनते हैं क्रेडिटर्स। सप्लायर, तो सप्लायर के बारे में पता है, मैंने कहा क्या पता है सर, हमें यह पता है कि हमारे पास ओपनिंग में क्रेडिटर थे, हमारा उधार जो था वो था 20,000 का। कितने का उधार था, 20,000। हमने पूरे साल में क्रेडिट परचेज की जगह वो देगा अमाउंट पेड, कि हमने अमाउंट पे करा क्रेडिटर को या सप्लायर को, क्रेडिटर को या सप्लायर को, मान लो 3 लाख रुपए, तो वो आपको ये कहां देगा, अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहेगा हमें ये नहीं पता, देखो ना वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, क्रेडिट परचेज क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में देगा क्या, नहीं, हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्रेडिट है ना, उधार है, मतलब ना पैसा आया ना पैसा गया। तो क्रेडिट परचेज की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या देगा, अमाउंट पेड टू सप्लायर, इसका मतलब है आपने उधार खरीदा होगा जिसकी पेमेंट हुई है। अब मैं इस पेमेंट से क्या निकालूंगा, अपनी क्रेडिट परचेज, और लास्ट में हो सकता है वो आपको दे दे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का, मान लो 50,000। तो अब इन सब से मैं क्रेडिट परचेज कैसे निकालूंगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्या लगाऊंगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैं कहूंगा जितना हमने अमाउंट पे करा है टू क्रेडिटर या सप्लायर, बताओ कितना है मेरे केस में, सर जी 3 लाख, उसमें से मुझे करंट ईयर का निकालना है ना, तो उसमें जो मेरे, देखो दो एक्रूअल कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, दो चीज बार बार लगाऊंगा मैं अगले हर एडजस्टमेंट में, दो चीज, जो इस साल करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता उन्हें हटा दो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है नेक्स्ट ईयर का है, और जो करंट ईयर से बिलोंग करता है उसे इंक्लूड करो, चाहे वो पे हुआ है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। भाई करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं और बाकी ईयर का रखेंगे नहीं, दोबारा बोलो क्या, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, बाकी ईयर का रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है तो फटाक से बताओ, खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ, मैं फिर फॉर्मूला हटाता हूं, थोड़ा सोचो। आपने बोला कि सर हमारे पास, हमने इतना पे कर दिया, थोड़ा मेरे साथ अजीब से देखो, इतना पे कर दिया, अब थोड़ा सोचने का तरीका बनाओ, इतना पे कर चुके हैं, ओपनिंग छोड़ो, इतना पे कर चुके हैं, पे करने के बाद भी इतना अभी उधार बचा है, तो 3 लाख पे कर चुके हैं, 3 लाख पे करने के ऊपर भी 50,000 बचा है, इसका मतलब टोटल उधार कितना होगा, 3,50,000, बोलो ना, पक्की बात है। और 3,50,000 में से 20 पुराना है, ओपनिंग मतलब पिछले साल का, तो 20 हटा दो, तो नया उधार कितना आया, 3,30,000। दिस इज इस साल का नया उधार, इस साल का नया उधार बोले तो इस साल की नई क्रेडिट परचेज, क्लियर है। लेकिन इसको मैं एक्रूअल बेसिस से इजी तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं मैंने जितना पे किया, आराम से आओ बच्चे, अगर ये तो बेटा सोचने वाला टाइम है, अगर आप लॉजिकली सोच सकते हो तो, बट अभी आप फाउंडेशन में हो, धीरे धीरे इंटरविंटर में आओगे तो आपके लॉजिक्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। बट अगर मैं बोलूं फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है, जितना आपने पे किया वो 3 लाख है, इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। क्यों भैया, क्यों क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ओपनिंग मतलब सर इस साल का या पिछले साल का, दिस इज प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का हम रखेंगे नहीं, तो हटा दो ओपनिंग 20,000, ओके जी ओके। क्लोजिंग बेटा भले ये पे नहीं किया, पर क्या ये इस पिछले साल का है, अगले साल का, या इसी साल का बचा हुआ है, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, ओपनिंग बोले तो प्रीवियस ईयर का, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि ये इसी साल का उधार होगा, दिस इज करंट ईयर, कितना 50 लाख। दोबारा बोलो मेरे साथ, ओपनिंग हटाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, क्लोजिंग ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर का है। अगर मान लो कल को ओपनिंग एडवांस दे दे, तो बेटा ध्यान सुनो, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर मतलब आपने पिछले साल एडवांस दिया था, एडवांस दिया था, तभी तो वो ओपनिंग में एडवांस पड़ा होगा। अब ध्यान से बताओ एडवांस का मतलब क्या है, एडवांस जिस साल दिया जाता है उसी साल का होता है क्या, नहीं सर,
एडवांस का मतलब ही है कि जिस साल मिल रहा है उससे अगले साल का है। तो जल्दी बताओ, ओपनिंग एडवांस भले ही हमने पिछले साल दिया था, बट बेटा वो पिछले साल से बिलोंग करता होगा या करंट ईयर से, करंट ईयर, तो इसका पैसा पहले ही जा चुका होगा, इसलिए इस 3 लाख में इंक्लूड नहीं होगा, पर है तो ये इसी साल का। तो मैं कहूंगा ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही ये पे हुआ था प्रीवियस ईयर, पेड इन प्रीवियस ईयर, बट रिलेट किससे कर रहा है? रिलेटेड टू करंट ईयर। भले ही हमने पिछले साल पे किया था, बट इस साल से बिलोंग करता है, छोड़ेंगे नहीं जो भी होता। और अगर कोई क्लोजिंग एडवांस है, मतलब इस साल क्लोजिंग एडवांस, मतलब देखो जब जब क्लोजिंग की चीजें हो तो करंट ईयर, जब जब ओपनिंग चीजें हो तो प्रीवियस ईयर। तो क्लोजिंग एडवांस मतलब करंट ईयर का एडवांस। अब करंट ईयर का एडवांस क्या करंट ईयर के लिए होगा क्या? नहीं, वो होगा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का रखेंगे या हटाएंगे? हटाएंगे। दैट इज क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर जो भी है। क्यों? क्योंकि भले ही ये पे करा है आपने करंट ईयर में, पेड इन करंट ईयर, बट बेटा रिलेट किससे कर रहा है? रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का हटा दो, जो भी होता हटा दो। ये आपका जो निकल के आएगा, ये आपका अपने आप निकल के आएगा क्या? क्रेडिट परचेज। अगर आपके सामने कुछ कैश परचेज भी है तो उसे ऐड करो और काम खत्म। बस जी बस, इतना सही है हमारा कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक। दोबारा एक बार मैं सारा समराइज करूं, आराम से देखो। कंज्यूमेबल आइटम्स वो जिनका रेगुलर यूज है, जिनका रेगुलर यूज है हमारे बिजनेस में, ठीक है। हम इनका कैसे कंजम्पशन निकालेंगे? कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। जितना हमने इस साल खरीदा, परचेज किया, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ताकि टोटल आ जाए, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो इस साल बचा है, अगले साल यूज होगा तो अगले साल देखेंगे। सेल हटा दो, अभी यूज मत देखो मत। तो आपका जो कंज्यूम्ड आएगा ये आपके खर्चे में जाएगा, एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। पर अगर परचेज मिसिंग है, अगर परचेज मिसिंग है तो आप बोलोगे दो तरीके की परचेज है। एक कैश परचेज जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, डायरेक्टली मिल जाएगी कहां से? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। इफ नहीं दी है, इफ नॉट तो जीरो मान लो, जीरो, ठीक है। नहीं दी है, जीरो मान लो। क्रेडिट परचेज के लिए आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और क्रेडिट परचेज निकलेगी एक्रूअल बेसिस से, करंट ईयर की परचेज। कैसे निकलेगी? आप फॉर्मूला यूज करोगे, जितना भी आपने अमाउंट पे किया है टू क्रेडिटर ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है उसे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा होगा, प्रीवियस ईयर का उधार। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का है। ओपनिंग प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग करंट ईयर। लेकिन एडवांस में अगर ओपनिंग एडवांस है तो भले ही ये प्रीवियस ईयर का है पर रिलेट किससे कर रहा है? रिलेटेड टू करंट ईयर। तो इसीलिए मेरे बच्चे क्या कर देंगे? ऐड। और जो क्लोजिंग एडवांस है भले ही वो इस साल का है पर रिलेट किससे कर रहा है? नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो इसे क्या कर देंगे? माइनस। बस इन चारों में से कुछ भी चीज मिलती है आप उठाओगे, ये आपका क्या जाएगा? कंज्यूम्ड। और ये कंज्यूम्ड आपका यहां पर, सॉरी कंज्यूम कह रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका आ जाएगा क्रेडिट परचेज। और ये क्रेडिट परचेज और कैश परचेज ऐड करोगे, बात खत्म, ठीक है। पक्का डन है जी, डन है। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन हम अगली क्लास में ही करेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह अगली क्लास में करेंगे। आप बोलोगे तो मैं इस पे सेपरेटली कंजम्पशन पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सेम, दिस इज माय एडजस्टमेंट नंबर 1। आपको फोटो लेना हो तो फोटो वोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 आओ। पता है मैं किस पे आऊंगा? एडजस्टमेंट नंबर 2 मिसलेनियस है। सो सीधा मिसलेनियस, जी हाँ, क्योंकि मिसलेनियस का मतलब है बाकी कोई खर्चे, चाहे वो सैलरी है, रेंट है, कोई इनकम है, उनमें भी एक्यूरल कॉन्सेप्ट लगाना है। और एक्यूरल लगाने का वही सेम लॉजिक है जो मैंने अभी क्रेडिट परचेज में समझाया। मतलब अगर आपको कोई दिए सैलरी पेड, या आपको दिया है रेंट पेड, या आपको दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहां दिया है मेरे बच्चे? किसी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्लियर है। और आपको क्या चाहिए कि भैया ये तो इस साल पेड है, रिसीव्ड है, मुझे तो चाहिए इस साल से बिलोंग कितना करता है करंट ईयर इनकम।
और बीच में आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की कहानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चार चीज आएंगी। एक आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसे वो आउटस्टैंडिंग भी बोल सकता है, एक्रूड भी बोल सकता है, मतलब उधार, मतलब उधार। तो जो ओपनिंग उधार है वो ऑलवेज किसका है, प्रीवियस ईयर। मेरे बच्चे सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, पिछले साल का रखेंगे नहीं, माइनस। ओपनिंग उधार मतलब पिछले साल का बकाया जो इस साल मिल रहा होगा, तो भाई ठीक है, कोई पुराना उधार होगा जो इस साल हमने एक्चुअल में पे किया होगा, बट वो इस साल से बिलोंग नहीं करता ना, हटाओ, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या कोई क्लोजिंग एक्रूड है, मतलब करंट ईयर का उधार है जिसकी हमने अभी तक पेमेंट या रिसीप्ट नहीं करी है। तो क्या हुआ, ऐसा नहीं आया, मैंने कहा नहीं। इसमें इंक्लूड नहीं है, मैंने कहा हाँ। कह रहा कोई बात नहीं, तब भी इसे ऐड करो क्योंकि है तो इस साल की इनकम। बोलो है ना बेटा, अगर यही क्लास में ले रहा होता तो मैं इस पे मैं क्लासें लगाता हूँ पूरी पूरी, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बट अभी रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट मोड। अगर आपका ओपनिंग प्रीपेड है बेटा, प्रीपेड बोले, अनएक्सपायर्ड बोले, दैट इज एडवांस, दैट इज एडवांस। तो सेम कॉन्सेप्ट, ओपनिंग है तो प्रीवियस ईयर का, ओपनिंग मतलब पिछले साल का, बट दिक्कत ये है कि पिछले साल का एडवांस ये रिलेट किससे कर रहा है, करंट ईयर। है तो पिछले साल पे किया या पिछले साल रिसीव हुआ, बट ये एडवांस है ना, तो पिछले साल का नहीं है, पिछले साल पे हुआ था, बट एक्चुअल में था किसका, करंट ईयर। तो इसे प्लस करेंगे। और बेटा अगर क्लोजिंग प्रीपेड है या क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड है तो उसे कर देंगे दैट इज करंट ईयर का, बट ये रिलेट किससे कर रहा है, नेक्स्ट ईयर, तो उठा के कर देंगे माइनस। बस ये चार एडजस्टमेंट आप कर दोगे तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, दिस इज माय एक्चुअल में सैलरी का खर्चा आ जाएगा, या रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, या आपका इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। और ये खर्चे और इनकम एक्चुअल में कहां जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कुछ मिसलेनियस एडजस्टमेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सर जो आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का है या आपका एक्रूअल है, मिसलेनियस, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस क्योंकि पिछले साल का है, करंट ईयर का है। एडवांस में ओपनिंग प्लस क्योंकि वो भले ही पिछले साल का रिलेट करंट ईयर से कर रहा है, क्लोजिंग माइनस भले ही करंट ईयर का बट रिलेट नेक्स्ट ईयर से कर रहा है। इस पे क्वेश्चन कराता हूं, आओ जरा देखो। ये नहीं, बताओ। कह रहा हमने सैलरी पे करी है 23,000 रुपए। कितनी सैलरी पे करी है, 23 पे करी है ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दी है, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड बोले तो एडवांस, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड बोले तो एडवांस। ठीक है, अब क्या क्या है, हमने 22 में खड़े हैं बेटा, याद रखना। 21 की चीजें मतलब ओपनिंग है और 22 की चीजें मतलब क्लोजिंग है। तो ये कह सकता हूं ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग एडवांस है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और ये प्रीपेड बोले तो क्लोजिंग एडवांस है। अब आप बताओ, अपनी इनकम निकालनी है कि कितना इनकम हमारी जाएगी, सॉरी खर्चा निकालना है, कितना खर्चा हमारा डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बच्चे फटाक से बताओ कैसे करेंगे। भाई 23,000 है, कुछ प्लस माइनस करना है, रट्टा लगाया है क्या, नहीं। कॉन्सेप्ट बनाओ मेरे साथ, कॉन्सेप्ट क्या कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भूल जाओ बाकी कहानी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब सर, ओपनिंग मतलब साल के शुरू में, तो ये किस साल का बचा होगा, पिछले साल का, हटा दो माइनस। ओपनिंग एडवांस मतलब सर ये पिछले साल का होगा लेकिन ये बचा नहीं है, ये एडवांस है। एडवांस मतलब सर ये हमें इस साल से बिलोंग कर रहा होगा, प्लस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसी साल का है, प्लस। क्लोजिंग एडवांस इस साल का है बट अगले साल से बिलोंग कर रहा होगा, माइनस। सॉल्व करना, दिस इज योर सैलरी एक्सपेंस, दिस इज योर सैलरी एक्सपेंस। हाँ जी, कर लेना मेरे बच्चे, कर लेना। बोलो डन है जी, डन है, डन है। तो हमारी दो एडजस्टमेंट खत्म हो गई, आ जाओ वापस आओ। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड सर कहता है फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग क्या मतलब है, फंड बेस अकाउंटिंग का सर?
फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि मान लो कभी मुझे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने, चाहे मेंबर है या नॉन मेंबर है, कुछ पैसा दिया है, कुछ रिसीप्ट आई है, और वो रिसीप्ट है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जनरली हम बोलते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि भाई इस काम को पूरा कर दो। एक बच्चे को रात में साक्षात विष्णु जी आए और कहते बहुत कर दिया तूने अधर्म, पापी, कुछ अच्छे काम कर ले। और वो बच्चा भाग के आया, कह रहा सर ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। मैंने कहा, कह रहा क्या करूं मैं? मैंने कहा कुछ दान धर्म के काम कर। कह रहा कैसे करूं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, तू मुझे पैसा दे, तेरे ब्याह पे मैं एक मंदिर बनाऊंगा। ओहो हो, बोलो। उस बच्चे ने तुरंत उस बच्चे ने तुरंत 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 अपनी जेब से निकाले 1 लाख रुपए और मुझे बोला सर मंदिर बनवा दो। अब 1 लाख में मंदिर बनता है क्या? नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक गुल्लक बनाई और उस गुल्लक में 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उस पर लिख दिया मंदिर बनाने के लिए। वो गुल्लक पता है क्या कहलाएगी? फंड। दैट इज स्पेसिफिक फंड, टेम्पल फंड, टूर्नामेंट फंड, वट एवर, कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं। जी हाँ। अब सर मेरी अकाउंटिंग कहती है कि जब इसके लिए पैसा जोड़ा है तो इतने पैसे से काम हो जाएगा क्या? नहीं। अब होगा क्या, आप क्या करोगे, आप इस पैसे से अगर और फ्यूचर में कोई भी रिसीप्ट आती है या कोई भी इनकम आती है, कोई भी, तो वो रिसिप्ट, जैसे कि और भी लोगों को सपना आया, और भी लोग मेरे पास भाग के आए, तो जिन जिन से और डोनेशन आई, कुछ कंट्रीब्यूशन आया, कल को मैंने टूर्नामेंट कराया था, मान लो उस टूर्नामेंट की टिकट बेची और पैसा आया, है ना, तो वो सारा पैसा आप अपनी इनकम में कॉन्सेप्ट हटा दो। आप ये रिसिप्ट को क्या मानोगे? ऑफ कोर्स कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट है तो सर ये आपकी इनकम नहीं है, ये बैलेंस शीट में शोगी एज एन लाइबिलिटी। ओके जी, ओके। और जितनी भी रिलेटेड टू दिस लाइबिलिटी, इस फंड से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट आएंगी वो सारी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएंगी। दैट इज उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? आप उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं करोगे। और अगर कल को आप इसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो या पेमेंट करते हो तो हम मानेंगे कि भैया आपके सर से लाइबिलिटी। धीरे धीरे एक दिन आएगा ना जब मैं टेम्पल पे खर्चा करना शुरू करूंगा, धीरे धीरे टूर्नामेंट पे काम करूंगा, तो जैसे जैसे खर्चा होगा मेरी ये जो लाइबिलिटी है ये कम हो जाएगी। दैट इज माइनस। खत्म। क्या बोला मैंने? कह रहा है अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्पज से पैसा आया तो उस पैसे को हम अलग से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेंगे, और उससे रिलेटेड फ्यूचर में कभी भी कोई रिसिप्ट या पेमेंट आती है तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कुछ नहीं होगा, उसी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में प्लस माइनस होगा। अगर पैसा आ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, पैसा यूज हो रहा है तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। एक चीज और याद रखना, मान लो आपने ये पैसा, मेरे पास आया ना वो बच्चा, तो मैंने 1 लाख रुपए गुल्लक में डाल के अपने पास नहीं रखा। मैंने कहा यार मैं तो वैसे भी अधर्मी लोग, तभी जरूरत पड़ी इसी में से पैसा निकाल के खर्च कर लिया, तो इससे बेटर है मैंने वो पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दिया कि जब तक यूज नहीं हो रहा तब तक बैंक में पड़ा रहेगा, पैसे पे पैसा बनेगा ना, ब्याज आएगा, यहां रखने का क्या फायदा। तो मैंने उस फंड को उठा के इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी बैंक में, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी। ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स होगी, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए होगा वो पैसा आ जाएगा, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रख दिया। लेकिन मुद्दा ये कि क्या उससे जो इंटरेस्ट आएगा, क्या वो इंटरेस्ट मेरी इनकम बनेगी? नहीं सर, वो इंटरेस्ट भी आपकी यहीं ऐड होगी। मतलब उस इंटरेस्ट को भी आप देखो ना, फंड से रिलेटेड कहीं से भी घूम के पैसा आए वो सारा इसी फंड में ऐड होगा। क्लियर है? पक्का है? एक और लास्ट बात, मान लो मैंने कहा मुझे पैसा आया था, फंड आया था 5 लाख का। चल मैं ऐसे करके दिखाता हूं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी उसी के साथ में जाना। तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, जैसे मैं बना रहा हूं एक्सट्रैक्ट, तो आप कहोगे बैलेंस शीट में ये आपकी लाइबिलिटी, ये आपकी एसेट, ये आपकी लाइबिलिटी और ये आपकी एसेट। तो सॉरी, हाँ कह रहे सर क्या हो गया बेटा, उम्र हो गई है। हाँ कह रहे सर कोई बात नहीं, ठीक है, ये लाइबिलिटी और ये एसेट। ठीक है। अब मान लो मुझे कोई टूर्नामेंट फंड से पैसा आया, तो मैं यहाँ लिखूंगा टूर्नामेंट फंड, और मान लो मुझे 5 लाख रुपए आए, तो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर फ्यूचर में क्वेश्चन ने बोला हमें डोनेशन आई है,
अगर नॉर्मल डोनेशन है तो वो ऑफ कोर्स इनकम में जाएगी, पर लिखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, रिलेटेड है मेरे टूर्नामेंट से, तो आपने 1 लाख की डोनेशन आई, इसी में ऐड हो जाएगी, इनकम में नहीं जाएगी। आपने टूर्नामेंट कराया, उससे सेल हुई टिकट, तो सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, तो वो भी आपकी इनकम नहीं जाएंगी, वो यहीं आएंगी। क्लियर है? कल को आपने इस टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया था 9% के रेट से, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो मान लो आपने 5 लाख में से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था, 2 लाख आप यूज कर रहे थे, 3 लाख आपने जमा कर दिया था, तो उससे अगर ब्याज आया, मान लो इंटरेस्ट आया, तो जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, क्वेश्चन ने बोला मान लो 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा इंटरेस्ट पे चेक करोगे कि पूरा आया। भाई 3 लाख पे 9% से पूरे साल का अगर मैं ब्याज बोलूं, मान लो आपने पूरे साल इन्वेस्ट किया तो 27,000 बनता है। भाई 3 लाख पे 9% बताओ कितना बनता है? 27,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 याद है, वो इंटरेस्ट वाली, वो यही चल रही है। 27,000 का आया, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नहीं बोलेगा। अब आपको एक्चुअल में कितना आया? 20, तो 7,000 का पैसा आया या नहीं आया? नहीं आया, दिस इज एक्रूअल, एक्रूड इंटरेस्ट, तो आपको मानेंगे कि ये इनकम भी, हम तो रिकॉर्ड करेंगे ना क्योंकि करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, तो वो इंटरेस्ट भी आपको यहीं ऐड करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स उसका एक ट्रीटमेंट नहीं होगा, दो होगा। बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एसेट में भी आएगा कि भैया 7,000 रुपए पैसे लेने हैं, है ना। देखो अगर मिल चुका है तो वो मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैंक में पैसा आ चुका है, एक ट्रीटमेंट हो चुका है, एक ट्रीटमेंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया। लेकिन अगर वो एक्रूड है तो हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट, तो 2 ट्रीटमेंट बोले तो आपको यहां तो ऐड करना ही पड़ेगा और साथ में बैलेंस शीट में एसेट में भी शो करना पड़ेगा, भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? तो आपका टोटल मिला के फंड जैसे मैंने यहां लिखा ऐसे ही होगा, ऐड करके हो गया मान लो कितना, ये हो गया 5,77,000, ये मेरा फंड हो गया। अब मैंने माइनस करना है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब मान लो टूर्नामेंट में जो खर्चे हुए वो 5,50,000 ही हुए, तो भाई जो बाकी बचे 27,000, क्या वो मेरी इनकम हो जाएगी? टूर्नामेंट फंड का पैसा मिला के 5,77,000 हो गया, जबकि खर्चा हुआ 5,50,000, तो 27,000 की मेरी इनकम हो जाएगी? नहीं सर, वो 27,000 आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा कि आपको इसको खर्च यही करना पड़ेगा, फ्यूचर में दोबारा कभी टूर्नामेंट होगा तो उसमें यूज कर लेना, आप उसे कभी भी इनकम में नहीं ट्रांसफर कर सकते। ओके सर। लेकिन व्हाट अबाउट, मान लो खर्चा हुआ 6,50,000, ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या सर, खर्चा हुआ मान लो 6 लाख, कितना खर्चा हुआ? 6 लाख। अब सर ये तो फंड से ज्यादा हो गया, फंड से क्या हो गया? ज्यादा। उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप सोचो ना, आपकी पॉकेट में कितना पैसा जमा है, गुल्लक में कितना जमा है? 5,77,000। आप गुल्लक फोड़ोगे, पैसा पे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कितना पे करोगे? 5,77,000। उससे ऊपर तो है ही नहीं गुल्लक में, तो आप यहां से सिर्फ और सिर्फ कितना माइनस करोगे बेटा? 6 नहीं, यहां से माइनस होगा 5,77,000 और आपका टूर्नामेंट फंड जीरो हो जाएगा और आपको फिर कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। लो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर बोले तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आप अलग से दिखाओगे कि कोई बात नहीं, खर्चा कम पड़, सॉरी फंड कम पड़ गया था तो उतना खर्चा आपने अपनी जेब से कर दिया। टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस कितना बेटा? 6 लाख का खर्चा था, जिसमें से फंड से आया 5,77,000, जो बाकी का 23,000 बचा, वो 23,000 आपने यहां से खर्चा कर दिया। डन है जी? बस, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझाने की अभी टेंशन नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ है ना। मैं एक बार इसको भी समराइज कर दूं, इसको समराइज कर दूं अब, है ना। आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 3 दोबारा समराइज कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है फंड बेस अकाउंटिंग, फंड बेस अकाउंटिंग क्या बोलता है? कहता है सर फंड 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे भी मैं 2 चीजें समझा देता हूँ। एक होता है जिसे हम बोलते हैं जनरल फंड, ये भी याद रख लो, याद आ गया मुझे, जनरल या कैपिटल फंड। ये एक तरह की सेम एज मेंबर्स कैपिटल है ये, मतलब हमारी जैसी कंपनी की कैपिटल होती है ना, मालिकों का पैसा, वो है ये। कि मालिकों ने जब शुरू किया था ना ऑर्गेनाइजेशन,
तो उन्होंने इनिशियली जो पैसा लगाया था उसे बोलते हैं जनरल या कैपिटल फंड, सेम एज कैपिटल। तो ये कहां आएगी? ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, इसी में ही सरप्लस वगैरह हम ऐड करेंगे फ्यूचर में। लेकिन एक दूसरा फंड होगा जिसे हम बोलेंगे इंडोनमेंट फंड या स्पेसिफिक फंड, जैसे कि मैंने बोला टूर्नामेंट वगैरह। ठीक है, तो अब ये कहां आएगा बच्चे? ये भी ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही आएगा, अलग अलग। ये अलग आएगा, ऑफ कोर्स कैपिटल अलग आएगी, और लायबिलिटी ये एक तरह की सेपरेट आएगी। क्लियर है? मान लो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा पैसा, तो अगर आपने कोई जनरल इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लिखी है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है 9% इन्वेस्टमेंट, पर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो नॉर्मल आपकी इस बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी, दिस इज जनरल इन्वेस्टमेंट। और अगर लिखा है मान लो यहाँ पे कि 9% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में तो एसेट में ही जाएगी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। पर टेंशन ये कि अगर इसका इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाएगा, चाहे वो मिल गया हो चाहे वो एक्रूड हो, चाहे वो मिल गया हो चाहे वो एक्रूड हो, आपको इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है। पर अगर वो इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका फंड में ही बोले तो इसी बैलेंस शीट में फंड में ही लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव हो गया हो या एक्रूड हो गया हो, जो मैंने अभी दिखाया। क्लियर है? बाकी इसके अलावा कोई और रिसिप्ट है, अदर कोई भी रिसिप्ट्स हैं या कोई भी इनकम हुई है, तो वो फंड में ऐड हो जाएगी लायबिलिटी में, और अगर कोई अदर एक्सपेंडिचर है तो वो फंड से माइनस हो जाएगा। लेकिन मैक्स कितना माइनस हो सकता है? टिल दी फंड बैलेंस, टिल दी फंड बैलेंस। और अगर उससे एक्सेस होता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा उससे ज्यादा आता है, तो वो जो एक्सेस एक्सपेंडिचर वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, सेपरेटली अलग से शो होगा। बस यही है मेरी एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है, जहां पे हमने कैपिटल फंड जनरल फंड पे एक बात कर ली है, स्पेसिफिक फंड का एक सेपरेट डिस्कशन है। वो है मेरा मेन टारगेट कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है तो एसेट जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट हमारे फंड में ही ऐड होगा। बाकी कोई रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर है, फंड में ही प्लस फंड में ही माइनस, खर्चा मैक्सिमम उतना माइनस हो सकता है जितना फंड का बैलेंस अवेलेबल है, उससे ज्यादा है तो वो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इस पर एक क्वेश्चन देख लो फटाक से जल्दी से। पे भी एक क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चे, आओ सर कराओ, फिर क्यों पीछे हट गए, आओ। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्लब है उसको ये बताना है कितना मैच एक्सपेंसेस आपका, कितना मैच फंड कहां कहां जाएगा। एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खर्चा वर्चा दिखाना है कि खर्चा कहां जाएगा और फंड का बैलेंस कहां जाएगा। सर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका मैच का फंड बैलेंस ओपनिंग में कितना है? 30,000। ठीक है जी, आपने डोनेशन आई है मैच के लिए, ऑफ कोर्स ये ऐड हो जाएगी। आपका प्रोसीड आया टिकट बेच के, ये भी एक तरह की इनकम है, ये भी ऐड हो जाएगी। तो टोटल मिला लें तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 30, 55 और 20 कितना हो गया? 1,05,000, 1,05,000। अब खर्चा कितना हुआ है मेरे लाल मेरे पीले? खर्चा हुआ है 1,10,000। ओ माई गॉड, बताओ खर्चा कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता हूं? 1,05,000। और जो एक्सेस है, जो एक्सेस है 5,000, वो आपका जाएगा कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। होप सो आप ये प्रॉपर बना लोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ये वाला पार्ट आएगा फंड वाला, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आपको ये खर्चा आएगा मैच एक्सपेंस के नाम से 5,000। क्लियर है? हो जाएगा, बस मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, आपको हो सकता है ये पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज के लिए, और इस वीडियो को यही एंड करने वाले मेरे बच्चे जल्दी से। एडजस्टमेंट नंबर 5, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4, बस एक बची है सब्सक्रिप्शन, बाकी सारी क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 4, बेटा अगर कभी भी, नॉर्मल है, सिंपल एडजस्टमेंट है, कभी भी आपको कोई लोन दिया होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट दी है और उसके साथ में रेट लिखा है 9% या 10%, और अमाउंट लिखा है मान लो ये 1 लाख है और ये 2 लाख है,
ठीक है। तो आपको ऑलवेज चेक करना है कि भाई इसका इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है, विच इज रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि आपने जो पे किया वो 5,000 पे किया, और यहां बोल रहा है आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे तो ब्याज आएगा, तो जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया वो आपने किया 15,000। तो आप प्लीज इसे क्रॉस वेरीफाई करोगे कि क्या जो मैंने रिसीव किया या जो मैंने पे किया मैं उतना ही डिजर्व करता था, या मुझे ज्यादा करना चाहिए था, या ज्यादा आना चाहिए था। तो वो कैसे चेक होगा? वो चेक होगा, सिंपल सी बात है, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे, कि भाई 1 लाख की लोन है या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% का ब्याज, अगर मंथ वगैरह पूरे साल का है, मान लो मंथ की भी कैलकुलेशन है तो मंथ की भी कैलकुलेशन करना, तो आप जो इंटरेस्ट, जो इनकम बिलोंग करते हो, वो इनकम कितनी होनी चाहिए? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 10% का रेट, और जितने महीने का निकालना है, जैसे मेरे केस में पूरे साल का निकालना है, तो 12/12, दैट मीन्स कितना? 20,000। अब आप जानते हो एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ? 15। तो एक्रूड कितना हो गया सर जी? एक्रूड इंटरेस्ट हो गया 5,000। और इसका आपको दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, एक तो ऑफकोर्स अगर ये जनरल इन्वेस्टमेंट है तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बढ़ जाएगी, बोलो हाँ है ना, इनकम में 15,000 तो है ही, ये तो है ही, प्लस 5,000 और बढ़ा दोगे। और दूसरा आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, क्लोजिंग एसेट में, कि ये पैसा आना है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही सेम 1 लाख का 9% आपका ब्याज जो आएगा, 1 लाख इंटू 9%, मान लो पूरे साल का, तो पूरे साल का ब्याज का खर्चा हुआ 9,000, आपने एक्चुअल में पे किया 5, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बेटा? 4,000। 9 में से 5 पे कर चुके हो, 4 बाकी है। इस 4 के दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे, एक तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आपका खर्चा प्लस हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी में शो करोगे कि पैसा देना। दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन कभी इसके बारे में नहीं बोलेगा, आपको अपने आप निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आपने पूरा ब्याज दे दिया है या पूरा ब्याज ले लिया है। अगर ब्याज का रेट दिया है तो प्रॉपरली कैलकुलेट करके चलोगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज के लिए हमने सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारी एडजस्टमेंट कर लिए, और होप सो आपको ये सारी की सारी एनपीओ के जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए मजा आ गया होगा। ठीक है, और आप प्लीज कमेंट जरूर करना, मुझे इस वाली वीडियो के लिए स्पेशली आपके कमेंट चाहिए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इतना तो बनता है कि एक कमेंट करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मुस्कुराते रहो क्योंकि आप सीए में हो, और ऑफ कोर्स प्यार बरसा दो।